आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां 12 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया है। तो 12 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 12 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यह आपात बैठक बुलाई गई है, जहां सभी सार्वजनिक समारोहों को लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। हालांकि जो अहम खबर है कि 12 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 12 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला हुआ और इसके अलावा सभी सार्वजनिक समारोहों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। आपात बैठक बुलाई गई और इसके अलावा कई और भी जानकारियां हम तक पहुंच रही हैं, जो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक 12 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है और 12 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तुरंत बुलाई गई और इस बैठक के अंदर इस निर्णय पर रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, क्या खबर है? सार्वजनिक समारोह को लेकर गाइडलाइंस तो जारी किए गए, लेकिन 12 अप्रैल तक की डेट दी गई है स्कूल कॉलेजों के बंद रखने पर। देखिए विवेक, बता दें आपको कि बिहार के कई जिले, पटना समेत, जो हॉट स्पॉट लगातार कोरोना को लेकर बनते जा रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने तकरीबन 2.5 घंटे पहले सभी अधिकारियों के साथ वार्ता की है और एक आदेश भी जारी किया है कि कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आप फौरन बैठक बुलाएं और स्कूल बंद करने को लेकर फैसला लें। जिसके बाद कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई है। बैठक में आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, साथ ही अध्यक्ष मुख्य सचिव, तमाम लोग मौजूद थे और आधे घंटे के अंदर यह फैसला लिया गया है कि बिहार में कोरोना की स्थिति जो है कहीं ना कहीं असामान्य होती जा रही है, जिसको लेकर छोटे बच्चे संक्रमण की जद में आ सकते हैं। यही वजह है कि 12 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्कूल कॉलेज यानी जो नर्सरी से लेकर जो 10+2 तक है, तमाम जो स्कूल कॉलेज हैं उसको बंद रखने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही जो सार्वजनिक समारोह है, शादी ब्याह से लेकर जो श्राद्ध कर्म है, तमाम चीजों को लेकर एक नया गाइडलाइन जारी हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि शादी में 250 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि श्राद्ध को लेकर भी ये सूचना आ रही है कि 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। लेकिन रजनीश, बड़ी बात यह है कि फैसला तो लिया गया, लेकिन बचे हैं 9 दिन। इन 9 दिनों में सरकार किस तरीके से इन सभी एस्पेक्ट्स को मैनेज करेगी? क्योंकि स्कूल कॉलेज तो बंद कर दिए गए, छोटे बच्चे इस प्रभाव में ना आए, उन्हें बचाने की जरूरत है। जो युवा हैं उन्हें भी समझाकर घर में रखा जाएगा, लेकिन 9 दिनों में नया क्या होगा? किस तरीके से सरकार टैक्टफुल काम करने वाली है? देखिए, पहले ही बता दें आपको कि पिछले माह अंतिम सप्ताह में देश के तकरीबन 9 राज्यों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया था, जिसमें पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत तमाम 9 राज्य थे। उसके बाद बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का जो फॉलो करना है वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल ये शुरुआती एक तरह से कहा जाए कि बंदी रखा गया है। शुरुआती आदेश हम आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमसे बातचीत करने के लिए। सीएम नीतीश के आदेश के बाद आपात बैठक बुलाई गई है। एक बार फिर हम इस खबर को रिपीट करें, बिहार के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि 12 अप्रैल की तारीख होगी जब स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, शिक्षक संस्थानों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। चलिए इस खबर को समझने की कोशिश कीजिए। कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज है और 195 दिनों के बाद एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 89,000 से ज्यादा केस सामने आए और 24 घंटों की अगर बात कीजिए तो 714 लोगों की अब तक मौत हुई है 24 घंटों में। तो मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको के बाद भारत का नंबर आता है और बिहार में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और कल बिहार में कोरोना के 662 नए केस सामने आए थे। तो बिहार में तकरीबन सभी जिलों में कोरोना की दूसरी लहर एंट्री मार चुकी है, जिसकी रफ्तार बेकाबू है और ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। कोरोना से सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है और इस पर हम सभी को ध्यान देने की जरूरत है। नवादा में हो रहा मौत का तांडव। बढ़ते आंकड़े, बिलखते परिजन।
नशा कारण या साजिश कुछ और? प्रशासन नाकाम या मिली भगत का अंजाम? अब नहीं छुपेगी मौत की सच्चाई। क्योंकि जांच में खुलेगा मौत का राज। तो नवादा में अब तक 15 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पटना से विशेष टीम ने नवादा पहुंचकर जांच की। जांच टीम ने संकेत दिया कि मौत जहरीली शराब पीने की वजह से ही हुई है। ये मेडिकल पर्ची नवादा के उन लोगों की है जिनकी मौत हाल के दिनों में हुई है या फिर जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए गंवा दिया है। मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि अस्पताल में भर्ती कराए गए इन मरीजों ने शराब का सेवन किया है। यही नहीं, इनके परिजन भी कह रहे हैं कि मृतकों ने शराब पिया था। पता नहीं वहाँ पिया किधर पिया, वो तब वही बता सकता था। और उसका छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। बाप उसका जीने का कोई पीछे कोई है नहीं। बैक उनका पिताजी माँ पहले ही गुजर चुका है और आप तो देख ही रहे हैं। नवादा कांड की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। शनिवार को 5 सदस्यीय जांच टीम नवादा पहुंची और जांच के बाद इस बात के संकेत दिए कि मौत नकली शराब के सेवन से हुई। विसरा और केमिस्ट की रिपोर्ट के बाद मौत का कारण पूरी तरह साफ हो सकेगा। इनमें से जो 50 केसेज है, इनमें से जो 4 का जो विसरा है, 4 का हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया और उसमें जो विसरा है उसको हम लोगों ने पटना लैब को भेजा, स्पेशल लैब के लिए भेजा है। इसकी जांच होने के बाद जो भी उसमें ऑब्जर्वेशन आई उससे आप सभी को अवगत कराया है। अब तक जिला प्रशासन शराब की बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन उच्च स्तरीय जांच शुरू होने के बाद जिला प्रशासन ने भी माना कि प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि मौतें नकली शराब से ही हुई है। इस मामले में बुधौल के चौकीदार विकास मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है और 7 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंटेलिजेंस के बेसिस पर, समीक्षा के आधार पर रेड हुए, सर्च हुए, उसके आधार पर जो भी बातें सामने आई हैं उससे एक बात यह प्रथम दृष्टया ये लगता है कि यह जो डेथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं से कोई स्पूरियस लीकर की बात की संभावना हो सकती है। फिलहाल जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया जा चुका है। नवादा पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से इस मामले की जांच करेंगे। जांच के बाद मौतों के रहस्य पर से पर्दा पूरी तरह उठ जाएगा। लेकिन सवाल है कि अब तक अधिकारी इस मामले को दबाने में क्यों लगे थे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। चलिए, नवादा कांड को समझना जरूरी है कि अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और स्पेशल टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, जो नीतीश कुमार के आदेश के बाद वहां पर पहुंची और जांच में जुट गई। परिजन शराब से मौत की बात भी कह रहे हैं। प्रशासन अभी इससे इनकार कर रहा था। सीएम नीतीश कुमार भी पूरे मामले पर गंभीर हैं। सीएम नीतीश ने साफ कर दिया है कि दोषी नहीं बचेंगे। पूरे मामले का सच आना फिलहाल बाकी है, लेकिन इतना सच जरूरी है कि अब तक 15 लोगों की जान चली गई है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी नेता की हत्या कर दी और आरजेडी नेता निर्मल बाबुना की हत्या की गई है। सलमारी इलाके के काली मंदिर के पास उन्हें गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। निर्मल बोबना को 12 से ज्यादा गोली मारी गई है, इसकी खबर है, और मौके पर ही आरजेडी नेता की मौत हो गई। तो कटिहार से बड़ी खबर, जहां आरजेडी नेता की हत्या की गई है, 12 से ज्यादा गोलियां उन्हें मारी गई हैं। पुलिस तहकीकात में जुड़ी हुई है और आरजेडी नेता निर्मल बोबना की मौत हो चुकी है।
अपराधियों ने राजद नेता निर्मल बोबना को गोली मार दिया। बताया जा रहा है कि उनके आवास के सामने ही मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने आई और लगभग 1 दर्जन गोली उनको मारा गया है। बताते चले कि विधानसभा चुनाव में भी निर्मल बोबना प्रबल दावेदार थे और पंचायत चुनाव के साथ साथ उस क्षेत्र में प्रभाव रखते थे। इस कारण से ये हत्या अब राजनीतिक हत्या है या अन्य कारण से हुआ है, इस पर तो जांच होना है। लेकिन फिलहाल ये घटना दूर प्रदेश तक भी एक आगे भी असर छोड़ेगा, इस तरह की चर्चा अभी से होने लगा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और सुब्रत से हम बात करते हैं, सीधे हम हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सुब्रत, अब इस पूरे मामले में आपकी रिपोर्ट में यह कहा गया, आपने कब बताया कि हत्या कर दी गई है, लेकिन क्या तब से लेकर अब तक में कोई क्लू पुलिस को मिल पाए हैं? देखिए, ये जो घटना है अभी तुरंत की घटना है, लेकिन निर्मल बोबना के बारे में इतना सिर्फ बताते चले कि चर्चा ये है कि सीमांचल में अगर टॉप 10 लिस्ट बनता तेजस्वी जी के, उनमें निर्मल बोबना की पहुंच थी, उनमें पकड़ था। इसीलिए कमोबस ये राजनीतिक हत्या है या नहीं ये तो बताना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो प्रबल मैदान थे। हालांकि अंतिम समय तक उनको टिकट नहीं मिल पाया था। पुलिस क्या कह रही है? अभी घटनास्थल के चारों ओर जो कि चूंकि इलाका बंगाल से सटा हुआ है, तमाम इलाके पर नजरदारी बरती गई है, लेकिन अब तक पुलिस कहने की कुछ स्थिति में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस अभी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस जांच पड़ताल में लगी है और इलाका बंगाल से सटा होने के चलते पुलिस को जांच में परेशानियां भी आ रही हैं। दिल्ली में प्रयास संस्थान ने प्रशासन की मदद से 45 मासूमों का रेस्क्यू किया। बच्चों से चूड़ी फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी की तरह काम करवाया जा रहा था, जिन्हें रेस्क्यू के बाद प्रयास संस्था की तरफ से नई जिंदगी देने की बेहतरीन कोशिश हो रही है। ये 6 बजे से 4 बजे बहुत तक काम करवाता था। चूड़ी वाला काम करते थे और काम कराता था 4 बजे तक और लेट के खाना देता था, प्लस में मारो करता था। जिम्मेदारों की नजरअंदाजी और जीवन की बद्दुआओं से बने ये बच्चे बंधुआ मजदूर हैं। दिल्ली के दिल की तमाम संकरी गलियों में अपनी नसों को दिन रात निचोड़ते ये बच्चे बिहार, यूपी और झारखंड से लाए गए हैं। दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट इलाका, जहां लोहे की आवाज के साथ चलती फैक्ट्रियां इन मासूमों के भविष्य को भूतकाल की तरफ धकेल रही हैं। न्यूज़ 18 की कोशिश और प्रयास नाम की स्वयंसेवी संस्था के प्रयास की बदौलत कुछ ऐसे ही चेहरे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या काम करते थे तुम वहाँ? चूड़ी बनाते थे। हाँ। तो सुबह कितने बजे से काम शुरू करते थे तुम? 11 बजे से। सुबह 11 बजे से रात को कब तक? 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक। और पैसे वगैरह किसको मिलते थे? पैसा हम लोग देता था हाथ में, फिर ज्यादा हम लोग लगाने का मालिक भी जाता था। अच्छा, मालिक भी जाता था और हाँ। पैसा गांव भेज देते थे। हाँ। तो तुम्हारी फोन पे बात होती थी घर पे? हाँ। गरीबी क्या चीज है साहब, उसकी चादर के कोने से जिंदगी को देखना भी मुनासिब नहीं होता। कोख बिकती है और लखते जिगर बिक जाते हैं। कोई जिंदगी की चमक को देखने के लिए घर छोड़ देता है, तो कोई दलालों के चंगुल में फंसकर अपनी जिंदगी मौत के नाम कर देता है। बदले में 2000 से 6000 की अनिश्चित पगार और आधा पेट खाना नसीब होता है। कम उम्र में जिनके हाथ में किताब होना चाहिए था, किताबों का बस्ता होना चाहिए था और हाथ में कंप्यूटर, इस तरह के सामान होने चाहिए थे, लेकिन इन छोटे छोटे मासूमों के हाथ में थमा दिया गया फैक्ट्री का सामान और ये छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्री में काम करने लगे। लेकिन इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए प्रयास उन तमाम बच्चों को राहत देते हुए बाकायदा उस फैक्ट्री से निकाला और निकालने के बाद अब इन बच्चों को वापस इनके घर भेजने की भी तैयारियां चल रही हैं। सवाल बच्चों की आजादी थी, कौन दिलाएगा आजादी? प्रयास संस्था को जब रफ्तार मिली तो स्थानीय पुलिस के साथ एसडीएम की टीम ने छापेमारी शुरू की। जहांगीरपुरी इलाके में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
लेकिन सच्चाई फैक्ट्री की गेट पर खड़ी महिलाओं के आंचल के पीछे छुपी थी। बंधुआ बने ये बच्चे घर जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रयास संस्था की तरफ से बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एक मानक तय करके मजदूरी का पैसा फैक्ट्री मालिक से वसूला जाएगा और फैक्ट्री मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रयास संस्था का प्रयास काबिले तारीफ है और शाबाशी प्रशासनिक अधिकारियों को भी, क्योंकि सूचना पर त्वरित कार्रवाई करके अपनी चुस्ती के साथ साथ इस मामले को भी अंजाम तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। लेकिन अभी भी दिल्ली के दिल में कई ऐसी धड़कनें डर के साए में किसी प्रयास का इंतजार कर रही हैं। ये अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके, अगर कोई म्यूज़िक सीखना चाहता है म्यूज़िक सीखे, अगर डांस करना चाहे तो डांस करे, और अगर कोई पेंटिंग करना चाहे तो पेंटिंग भी करे। तो गोपाल उसमें से एक बच्चा है जो पेंटिंग भी करता है और तमाम जो अपने दोस्तों के साथ में यहाँ रह करके कोशिश करता है कि खुश रहें, और इसके साथ ही जो तमाम जो बुनियादी चीज़ें हैं जो एक बेहतर एक इंसान बनने के लिए चाहिए, उन तमाम बुनियादी चीज़ों को भी यहाँ पर रह करके सीख रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। चलिए, शंकर आनंद की इस रिपोर्ट के बाद समझना जरूरी है कि बंधुआ मजदूरी और अधिकार क्या है। भारत में बंधुआ मजदूरी मौलिक मानवाधिकारों का हनन है और 1975 में बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया है। कानून बनने के बाद बंधुआ मजदूरी कराना अपराध की श्रेणी में आता है। बाल मजदूरी करना भी भारत में अपराध है और कल पंजाब से भी बंधुआ मजदूरी की खबर आई थी, जिस पर गृह मंत्रालय ने चिंता जाहिर की थी। पंजाब सरकार से गृह मंत्रालय ने जवाब भी मांगा है। आगे बढ़ते हैं। एक दावा जिसे लेकर कहा गया कि किस्मत की लकीरें बदल जाएंगी, लेकिन कोशिशों से क्या कुछ नहीं हो सकता। एक अलग तरह की खेती, एक अलग तरह का सपना साकार होता खेतों में नजर आया। झूठा निकला लखटकिया सब्जी की खेती का दावा। औरंगाबाद में हॉप शूट्स की खेती का दावा फुस। परिजनों ने खोली पोल, अफसरों ने बताया झूठ। औरंगाबाद में 1 लाख रुपए किलो बिकने वाली सब्जी की खेती की खबर से देश भर के किसान दंग रह गए थे, मगर जिस शख्स की कहानी पर सब दंग हुए, 2 दिन में ही उसकी सच्चाई ने सब बदरंग कर दिया। पहले आईएएस सुप्रिया साहू की इस ट्वीट से अचानक देश के मॉडल किसान बन गए अमरेश। सुनिए उस दावे को जिसमें अमरेश ने कहा था कि उसने औरंगाबाद जिले के अपने गांव करमडीह में हॉपशूट सब्जी की खेती की है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में 82,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए किलो तक बिकती है। सरकार को जिस चीज में अभी तक सफलता नहीं मिला, मैं सफल करके उस चीज को मैं दूं, और मैंने हॉपशूट्स की खेती की और काफी हद तक उसमें हमें सफलता भी मिला। हॉपशूट्स को लेकर अमरेश के दावों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। किसान तो किसान, कई दूसरे लोग भी अमरेश की कहानी सुनकर खेती करने की सोचने लगे, मगर अब उन्हें यह जानकर बड़ा धक्का लगा कि अमरेश का दावा झूठा था, जिसका सच बयां कर रहा है खुद अमरेश का बेटा। हॉपशूट्स पौधा आपने देखा है? नहीं, हॉपशूट्स हमने बस फोटोज में देखा है। अपने गांव में नहीं देखा? अपने गांव में हमने नहीं देखा। तो आपके पिताजी ने दावा किया है कि वो हॉपशूट्स पौधा को उगाए हैं और उसका उगाए तक हम बता सकते हैं, लेकिन ये इस जगह के बारे में हम नहीं बता सकते। यहाँ पे तो नहीं है, इतना हमें पता है। आपने अमरेश के बेटे शुभम सिंह से हॉपशूट्स का झूठ सुना, अब उनके पिता अवधेश सिंह से अमरेश के दावे का सच सुनिए। इस पौधे के बारे में आप जानते हैं हॉपशूट्स क्या है? ना, इसके संबंध में भी हमको कोई जानकारी नहीं है। इसके संबंध में अमरेश ही बता सकते हैं। आप मतलब आपने कभी देखा भी नहीं है इस पौधे को? अमरेश का दावा सुनकर कृषि विज्ञान केंद्र की टीम भी करमडीह पहुंची थी, मगर उन्हें ना तो गांव में अमरेश मिले और ना ही कहीं हॉपशूट्स की फसल। जो इसके
के जो विशेषज्ञ हैं कृषि विभाग में, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उनको भी जानकारी दे करके, और हम चाहेंगे कि सही जानकारी हासिल करें इस संबंध में। हम लोगों ने स्पॉट पे जाके विजिट किया है। एक भी पौधा ये हमारे औरंगाबाद में करमडीह ग्राम में नहीं लगा हुआ है। मतलब अमरेश के जिस दावों के जरिए देश के कृषि प्रधान राज्य के किसान समृद्धि और खुशहाली का नया द्वार खुलता देख रहे थे, उस हॉप शूट्स की खेती फिलहाल हवा हवाई हो गई है। औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हॉप शूट्स सालों भर उगता है और हॉप शूट्स मूल रूप से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल एंटीबैक्टीरियल असर के लिए होता है और इसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक दवा बनाने में भी होता है। बताया यह जाता है कि टीबी के इलाज में हॉप शूट से बनी दवा कारगर साबित होती है और इसके फूलों का इस्तेमाल बियर बनाने के काम में किया जाता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी इस बड़ी खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ अगलगी की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे वन विभाग के कैंपस में आग लग गई। करोड़ों की लकड़ियां जलकर राख हो गईं। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के विस्कोमान गोलंबर के पास खड़े एक पुराने ट्रक में भी आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक स्वाहा हो गया। सोनपुर के फकराबाद में भी भीषण अग्निकांड में आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए और आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। जमुई जिले से भी खबर आई। सदर अनुमंडल के गिद्धौर प्रखंड के 2 गांव रतनपुर और धोबघट में अगलगी में लाखों का नुकसान हो गया। बांका जिले के सदर अनुमंडल के बेलहर थाना के ललमटिया में एक घर में आग लग गई जिसमें जलकर एक बच्ची की मौत हो गई। तो एक साथ 5 तस्वीरें अगलगी की। समझना जरूरी है कि आग कैसे कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। बिहार में पिछले 6 दिनों में अलग अलग हादसों में 16 मासूमों की आग में जलने से मौत हो गई। चैत्र महीने की पछुआ हवा जानलेवा हो गई है। बिहार में पिछले 6 दिनों में अलग अलग हादसे में 16 मासूमों की आग में जलने से मौत हो गई। 28 मार्च को बांका में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हुई। हम तारीख दर तारीख आपको बता रहे हैं कि 28 मार्च को बांका में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हुई। वहीं 29 मार्च को भागलपुर के पिरपैंती में बिजली के तार से आग लगने के कारण एक ही परिवार के 3 बच्चे झुलस गए। 30 मार्च को अररिया में कवैया गांव में एक ही घर में खेल रहे 6 बच्चों की आग में जलने से मौत हो गई और सभी बच्चे फूस के घर में भुट्टा पका रहे थे। 1 अप्रैल को मधुबनी के जयनगर में गैस सिलेंडर के फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 1 अप्रैल को ही भोजपुर में 6 साल की बच्ची की आग में झुलसने से मौत हो गई। 2 अप्रैल की तारीख जब एक बच्चा समेत 3 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। ये आंकड़ा अगलगी के बाद का हम आपको बता रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं।